नमस्कार बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर 3 चल रहा है और आज हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं त्वरण या एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल रहेगा। उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो 2-3 फॉर्मूले काम आते हैं उसको मैं वैसे तो करवा चुका हूँ, अब थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको अवकलन करना है x की पावर n का, तो पावर नीचे ले आओ, ऊपर एक पावर कर दो कम, n(x(n-1). जैसे मान लो आपको अवकलन करना है x की पावर 7 का, 7 नीचे ले आओ, ऊपर 7 से एक पावर कम कर दो, 7 - 1 7x की पावर 6। ये अवकलन होता है, बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजी रहता है। अब समाकलन की बात करते हैं। आपको मान लो समाकलन करना है x की पावर n dx का, तो वो हो जाएगा x की पावर n+1 बटे n+1। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट भी आता है उसमें, प्लस कोई नियतांक c आ जाता है। समझ आ रही बात? x की पावर n का समाकलन क्या होगा? x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। बिल्कुल सिंपल तो है। जैसे x की पावर 99 का समाकलन करना है तो x की पावर 100 बटे 100 हो जाएगा प्लस c। अब उस टाइम ये कांस्टेंट c नहीं आएगा जब यहाँ कुछ लिमिट दी होगी। जैसे मान लो आपको कह दिया कि समय जो है वो t1 से लेके t2 तक जा रहा है, t1 से t2 तक जा रहा है, और आपको अवकलन करना है v dt का। v dt कह दो यहाँ t² dt का। तो क्या करोगे, पहले t² का अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा? t की पावर 2 है तो पावर 1 ऊपर बढ़ जाती है, नीचे भी एक ज़्यादा लगा देते हैं, t की पावर 3 बटे 3, t1 से t2। पहले t2 पुट करो, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। पहले t2 पुट कर दो, t2 की पावर 3, फिर माइनस लगा के t1 पुट कर दो, t1 की पावर 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो बात? कि ये पहले पुट कर दो इसमें और माइनस लगा के ये बाद में पुट कर दो। जैसे एक और एग्जांपल, t की पावर n dt है और यहाँ पे दे दिया कि t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 2 सेकेंड। t की पावर n हो जाएगा n+1 बटे n+1, 1 से 2। तो क्योंकि ये 1 से 2 दिया हुआ है, पहले 1 पुट कर दो, 1 की पावर n+1 बटे n+1 t की जगह, फिर 2, पहले 2 पुट करो, 2 पहले 1 बाद में, और 1 की पावर n+1 बटे n+1। इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, काफ़ी इजी है। अब देखो त्वरण की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है 3 चीज़ें हैं, एक तो है विस्थापन, एक है वेग, एक है त्वरण। तो बिल्कुल सिंपल है कि विस्थापन से वेग निकालना हो और वेग से त्वरण निकालना हो तो अवकलन करते हैं। विस्थापन x है, वेग v है, त्वरण a है। तो x का अवकलन dx बटे dt जो होता है समय के साथ वेग होता है, और वेग का अवकलन dv बटे dt जो होता है वो त्वरण होता है। ये बिल्कुल सिंपल है और अवकलन का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना? dx बटे dt जो होता है v होता है, dv बटे dt जो होता है वो a होता है। अब अगर उल्टा जाना हो कि त्वरण दिया हो और आपको पूछे वेग, तो उसके लिए आपको बैक आना पड़ेगा। त्वरण से वेग निकालना है और वेग से ये निकालना है, तो त्वरण का समाकलन यानी कि a dt समाकलन वो वेग होगा, वेग का समाकलन v dt समाकलन वो x होगा। उल्टा आ जाएंगे, यानी कि त्वरण से वेग और वेग से विस्थापन समाकलन करके निकाला जाता है, लेकिन विस्थापन से वेग और वेग से त्वरण अवकलन करके निकाला जाता है। बिल्कुल सिंपल। वही देखो, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक
अब देखो वेग ऊपर है, नीचे समय dv/dt। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर के लिए L1 हो गया, सेकंड स्क्वायर नीचे ऊपर आके t-2 हो गया। सिंपल है बिल्कुल, ये त्वरण हो गया। अब देखिए त्वरण के प्रकार। तो त्वरण के प्रकार देखिए कितने हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। पहला देखो औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलेरेशन, वही जो एवरेज वेलोसिटी के अंदर लिखा था। किसी दिए गए समय अंतराल में वेग में परिवर्तन व समय अंतराल का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। जैसे मान लो t1 टाइम पर वेग v1 था और t2 टाइम पर वेग v2 हो गया, तो वेग कितना बदला, वेग में परिवर्तन हो गया v2 माइनस v1, उसको डेल्टा v लिख दिया। और समय में परिवर्तन या समय अंतराल t2 माइनस t1, तो औसत त्वरण होता है डेल्टा v बटे डेल्टा t, यानी कि v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब यदि समय t1 पर त्वरण a1 हो, t2 पर त्वरण a2 हो, तो औसत त्वरण ये हो जाता है। ये भी याद रखना, ऐसे भी पूछ सकता है, a1 t1 प्लस a2 t2 बटे t1 प्लस t2। ये भी औसत त्वरण का सूत्र है, a1 t1 याद रखना है प्लस a2 t2 बटे t1 प्लस t2। ये भी क्या है, एवरेज। क्योंकि ऊपर देखो a1 t1 इधर त्वरण का मात्रक है। अब विमीय विधि से अपने कहते हैं दोनों तरफ मात्रक समान होने चाहिए, इधर भी त्वरण का मात्रक ही बने। उसके लिए देखो समय से समय कट गया तो त्वरण ही बचा, इधर भी समय समय से कट गया त्वरण ही बचा। कहने का मतलब विमीय रूप से ये ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये तो बिल्कुल सिंपल है ही, ये हो गया औसत त्वरण। अब आता है तात्क्षणिक त्वरण। और तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक त्वरण यो जो भी हम निकालते रहे हैं वो आपको पता ही है। किसी क्षण वेग में परिवर्तन की दर तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है। तो वही a बराबर लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा v बटे डेल्टा टी डी बटे डी टी। बिल्कुल सिंपल है, डी बटे डी टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका पीछे लिख देते हैं। ये हो गया तात्क्षणिक त्वरण। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, त्वरण तो समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि औसत त्वरण के अंदर तो होता है डेल्टा वी को लिख देते हैं v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। और जब अपने तात्क्षणिक त्वरण पढ़ते हैं किसी एक टाइम पे जो त्वरण होता है वो होता है ये। इसका मतलब ये क्या है, वेग और समय के बीच में वक्र खींचो। ये है जैसे उस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल है। वेग समय वक्र का ढाल तात्क्षणिक त्वरण को व्यक्त करता है। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने स्पर्श रेखा खींची थीटा, तो ढाल होता है tan थीटा। और tan थीटा निकाल के देख लो, यहाँ से tan थीटा निकालोगे क्या आएगा, देखो अगर मैं देखूं कि इस तरीके से कर्व है, समझो इसको, इस तरीके से कर्व है, t1 टाइम के ऊपर वेग v1 है, t2 टाइम के ऊपर वेग v2 है, तो ये क्या हो गया डेल्टा v, ये क्या हो गया डेल्टा t। इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया एक, बी सी और ए, और इसके अंदर देखो ये जो एंगल है ये थीटा है। तो यहाँ से आप tan थीटा निकालो, बी सी बटे ए सी आ जाएगा। tan थीटा क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। बी सी कितना है डेल्टा वी, ए सी कितना है डेल्टा टी। तो हो गया डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, ये क्या आ गया tan थीटा, वक्र का ढाल आ गया। ये देखो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी को 0 की ओर ले जाओ, ये तो लगानी है, ये tan थीटा आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो यदि कोई पिंड एक समान वेग से गति करे तो त्वरण 0 होता है। ऑब्वियस सी बात है, वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, v2 और v1 बराबर हो गए, तो डेल्टा v क्या हो गया v2 माइनस v1 बराबर 0। और त्वरण होता है डेल्टा v बटे डेल्टा टी, और डेल्टा v 0 है तो त्वरण 0 हो गया। यानी कि एक समान वेग से गति करे तो त्वरण 0 होता है। अगर
वेग बढ़े समय के साथ तो त्वरण धनात्मक होता है, अगर समय के साथ त्वरण घटे, ऐसे जैसे रेड वाली लाइन मैंने बनाई, तो त्वरण ऋणात्मक होता है। और अगर बिल्कुल सीधा रहे, ग्रीन वाली लाइन बिल्कुल सीधा रहे, कोई चेंज ही ना आए, तो त्वरण जीरो होता है। तो देखो एस का वक्र ये है, त्वरण जीरो है क्योंकि वेग तो नियत है, समय के साथ एक समान वेग से गति ये हो जाती है। फिर त्वरण धनात्मक होने पर वेग समय के साथ बढ़ता है, तो वेग जिससे बढ़ रहा है देखो वही ए बराबर डी वी बटे डी टी टैन थीटा वगैरह। प्रारंभिक वेग इसमें ज़ीरो है क्योंकि देखो ज़ीरो से शुरू कर रहा है, लेकिन इस केस में देखो प्रारंभिक वेग ज़ीरो नहीं है क्योंकि वक्र यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रारंभिक वेग वी ज़ीरो है, प्रारंभिक वेग इतना है, इसलिए यहाँ से गति शुरू हुई क्योंकि वेग वाले अक्ष पर ही यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ वेग वाले अक्ष पर ये मूल बिंदु से शुरू कर रहा था, तो प्रारंभिक वेग इसमें ज़ीरो था, लेकिन इसमें प्रारंभिक वेग कितना है, क्लियर दिख रहा है, वी ज़ीरो है। कितना है, वी ज़ीरो है। आगे देखो, अब आपको पता है ए बराबर डी वी बटे डी टी, डी टी को इधर ले आओ। अभी ये समझने वाली बात है, गति की होती है तीन समीकरणें, और गति की जो तीन समीकरणें होती हैं ना, उनमें हम पहली दूसरी तीसरी तीनों का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सी बात ही करेंगे और दोबारा आगे फिर करेंगे। ये तो कुछ नहीं है, तो समझाने के लिए देखो डी वी बटे डी टी बराबर ए है। अब देखो डी टी को इधर ले आओ, ए डी टी बराबर डी वी हो गया, या डी वी बराबर ए डी टी हो गया। कर दो समाकलन, समाकलन करोगे एक बात ध्यान रखो, समाकलन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब समाकलन करोगे तो डी वी का समाकलन तो वी हो जाता है, ध्यान रखना, ये डी से समाकलन कट जाता है, अवकलन से हमेशा समाकलन कटता है, डी के साथ ये समाकलन कट जाएगा, काटा नहीं लगाना, वैसे ध्यान रखो, वी बच गया, ठीक है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो यहाँ पर भी देख सकते हो डी टी, तो डी टी तो वही बात होगी कि डी से समाकलन कट गया, बचेगा ए टी, है ना, तो ए टी बच गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो सीधा, ये ए डी टी में जब दोनों तरफ समाकलन किया तो ये डी से ये कट गया, वी बच गया, इधर ए से ये डी कट गया, ए से ये कट, सॉरी ये समाकलन डी से कट गया, ए टी बच गया, प्लस कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। यहाँ एक और बात है, ए को बाहर निकाल लिया तो ए के गुणा में था एक, तो ए टी की पावर ज़ीरो लिख सकते हो, एक होता है टी की पावर ज़ीरो, किसी की भी पावर ज़ीरो होना वो एक होता है, बस इतना याद रखो। तो टी की पावर ज़ीरो को लिखोगे ज़ीरो प्लस वन बटे ज़ीरो प्लस वन, तो ज़ीरो प्लस वन बटे ये आ गया टी, तो ए टी प्लस सी। यहाँ आप सिंपल याद रखो कि ए बराबर डी वी बटे डी टी है, डी वी बराबर हो गया ए डी टी। जब आप समाकलन करोगे इसका और इसका, ए तो कांस्टेंट है, समाकलन में लिखा ही नहीं जाता, डी से इसका डी कटेगा, डी से इसका डी, तो क्या बचा, प्लस कांस्टेंट सी, वी बराबर ए टी प्लस सी। अब देखो टाइम जब जीरो था तो वेग उसका वी ज़ीरो था, जैसा कि हमने डायग्राम में पढ़ा। ये देखो टाइम जब अक्षर ज़ीरो था तो वेग वी ज़ीरो था, तो टाइम ज़ीरो कर दो, टाइम को ज़ीरो कर दिया, जैसे ही टाइम को ज़ीरो किया तो ये टर्म ख़त्म हो गई और वेग को किया वी ज़ीरो, तो सी बराबर वी ज़ीरो आ जाएगा, वी को किया वी ज़ीरो, ए गुना ज़ीरो प्लस सी, सी आ गया वी ज़ीरो। तो सी को क्या किया, यहाँ पर वी ज़ीरो पुट कर दिया, यहाँ पर वी ज़ीरो लिखा तो वी बराबर वी ज़ीरो प्लस ए टी हो गया। ये गति की पहली समीकरण होगी। वी ज़ीरो को आगे हम यू लिखेंगे, प्रारंभिक वेग है वी ज़ीरो, इसको यू लिख देंगे, तो वी बराबर यू प्लस ए टी, एक ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली समीकरण हो गई। अब दूसरी समीकरण इधर निकाली हुई है, ये पहली समीकरण है। अब इसमें वेग v को लिख सकता हूँ डी एक्स बटे डी टी, वेग v को लिख सकता हूँ विस्थापन में परिवर्तन की दर, वैसे ही डी टी को उधर लेके गुणा हो गया। अब ये समाकलन किया डी एक्स, वी ज़ीरो प्लस ए टी का समाकलन, अब किसी का भी समाकलन हो एफ प्लस जी डी एक्स, तो उसके साथ क्या होता है, अलग अलग हो जाता है दोनों के साथ, तो समाकलन यहाँ भी अलग अलग हो जाएगा, वी ज़ीरो के साथ अलग समाकलन हो जाएगा वी ज़ीरो डी टी, और ए टी के साथ अलग समाकलन हो जाएगा ए टी डी टी।
थोड़ा सा शॉर्ट में किया हुआ है यहाँ, तो मैं समझा रहा हूँ उसको। एक दो स्टेप इसमें आप लिख सकते हो। v0 dt, तो v0 dt में v0 नियतांक है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt बचेगा। इसमें a कांस्टेंट है तो t dt बचेगा। अब ये d से d कट गया, बचा v0 t। और at में देखो t की पावर 1 है, तो t a t dt करोगे तो ये हो जाएगा, a बार पड़ा है टी स्क्वायर बटे 2, t का समाकलन टी स्क्वायर बटे 2, a t स्क्वायर बटे 2। तो ये आ गई गति की दूसरी समीकरण। और उसके बाद देखो, ये वक्र आपको पता है कि यदि वेग समय के साथ घटता हो, अब अगर वेग समय के साथ घटे तो क्या होगा, तो त्वरण ऋणात्मक होता है। देखो वेग घट रहा है, ऐसे भी घट सकता है, ऐसे भी घट सकता है, दोनों केसेस में वेग नीचे जा रहा है, तो त्वरण ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब दोबारा फिर आएगा वो, इसलिए मैंने वहाँ पे उतना जोर नहीं दिया। दोबारा फिर इसको अपने पढ़ेंगे, समीकरण तीनों निकालेंगे। एक समान त्वरित गति, वही चीज़, एक समान त्वरित मतलब जिसका त्वरण एक समान है, यानी कि ए क्या रहेगा, त्वरण क्या रहेगा, नियत रहेगा बस। यानी कि समाकलन के अंदर जब ए डी टी लिखेंगे ना, तो ए को बाहर निकाल लेंगे, डी टी बचा रहेगा, ऐसे कुछ, ठीक है, क्योंकि नियतांक है। नियत त्वरण से गतिशील वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। यही चीज़ बोली है कि जो नियत त्वरण से वस्तु गति करे उसकी गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। ऐसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर एक समान रहती है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल है। अब देखो, एक समान त्वरित गति में गति की समीकरण निकालने हैं। माना t बराबर 0 पर कण का वेग u है, t समय बाद वेग v हो जाता है। माना कण का त्वरण नियत a है। देखो, जब कण गति करना शुरू करता है ना, तो u वेग है, और कुछ टाइम के बाद उसका वेग v हो जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे निकालेंगे पहली समीकरण, वही चीज़ है, a बराबर dv बटे dt, तो dv बराबर हो गया a dt, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। अब dv बराबर है a dt, अब समाकलन किया, d से d कट गया, d से d कट गया, प्लस c तो आएगा ही, v बराबर ए टी प्लस सी। अब t बराबर 0 पर v बराबर u है, तो जहाँ v है वहाँ पे u रख दो, यहाँ t है वहाँ 0, c का मान u आ जाएगा, तो वही u प्लस ए टी प्लस सी। t को 0 रखा यहाँ, ये ख़त्म, ये हो गया u, तो u प्लस ए टी पहली समीकरण आ गई। पहली समीकरण के अंदर v को लिख दिया dx बटे dt बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो dx dt को उधर ले गए, u dt इससे गुणा हुआ, dt इससे, प्लस ए टी डी टी। अब समाकलन किया, जैसे ही समाकलन किया तो dx का समाकलन इससे कट गया, ये x, u तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसका समाकलन इससे कट गया ut, प्लस इसका समाकलन किया तो देखो ए टी का समाकलन हो गया टी स्क्वायर बटे 2। बताया ना कि t की पावर n का समाकलन होता है n प्लस 1 बटे n प्लस 1, टी स्क्वायर बटे 2, तो आंसर आ गया। ये देखो, प्लस सी भी है, लिखना ही है वो तो। t बराबर 0 पर x को 0 कर दिया, जब t को 0 किया x भी 0 0, t भी 0 0 0, c भी 0 आ गया। 0 बराबर 0 प्लस 0, तो c भी 0 मिल गया, c को यहाँ 0 रख दिया, ये आ गई दूसरी समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण। अब तृतीय समीकरण निकालने के लिए पहली समीकरण का वर्ग कर देते हैं। पहली समीकरण थी v बराबर u प्लस ए टी, इसका स्क्वायर कर दो तो वी स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखो ये आ गया, इसको खोल दो, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2aut, कॉमन ले लो, ये तो पड़ा है u स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर भी पड़ा है, कॉमन ले लो 2a, इन दोनों से 2a कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या है, समीकरण 2 से x है, तो इसको लिख दो x पूरे को, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये होगी थर्ड इक्वेशन।
थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशन का कर दिया है डेरिवेशन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। यहाँ पे v0 ले लिया था, वहाँ पे u ले लिया उसको, बस। यहाँ पे भी u लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन एक जैसे ही हैं। यह आज का आपके पास था। हमने त्वरण पढ़ा, त्वरण औसत त्वरण, फिर तात्क्षणिक त्वरण पढ़ा, और उसके बाद गति की समीकरणों को हमने स्टडी किया। बहुत बहुत आपका थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और शेयर करें।